नमस्कार। पिछले कल हॉफ हिमाचल प्रदेश वन विभाग के साथ हुई सफल बैठक में शिमला में उपस्थित हुए सबसे पहले जो शिमला में उपस्थित हुए उन सभी माननीय सदस्यों का मैं आभार करता हूं। विशेषकर धर्मशाला के भाई नारायण सिंह जी और उनकी टीम, मंडी से भाई रजनीश जी, संजीव जी और उनकी टीम कि उन्होंने आकर मेरा मनोबल बढ़ाया। और इसके बाद जो ऑनलाइन जुड़े उनका भी विशेष धन्यवाद, और जो नहीं आए उनका अच्छा खासा धन्यवाद। देखिए, इस बार तो 8 सर्कलों की उपस्थिति जो है अनुपस्थिति में बदल गई। ऑनलाइन ज़रूर सभी जुड़े। इससे ये साबित होता है कि हम संगठन के प्रति कितने गंभीर हैं। रामपुर सर्कल के अध्यक्ष महोदय को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कुल्लू सर्कल के अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और हमीरपुर में तो अध्यक्ष से पहले ही रिज़ाइन कर चुके हैं, तो मैं किसको बोलूं। लेकिन मैंने एक मैसेज तो पूरे ग्रुप में सबको डाला था। इसी तरह चंबा के अध्यक्ष महोदय ने कहा देखते हैं, बहुत दूर है। और सोलन सर्कल तो बगल में था, कोई उपस्थित नहीं हुआ। अब मैं एक अकेला व्यक्ति जितना सभी को रिक्वेस्ट कर सकता था मैंने किया। तो मेरे पास जो उपस्थिति है वो लगभग 8 सर्कलों की आप कह सकते हैं उपस्थिति नहीं रही। फील्ड से 7 सर्कलों की 3 सर्कल, एक मेरा अपना सर्कल है, एक यूनिट है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं पिछले 3 सालों से आपको जोड़ने की कोशिश करता रहा। अब चूँकि मेरा जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है और हम जल्द ही जो चुनाव की ओर बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि सचमुच आपको एक काबिल और एक अलग अध्यक्ष की ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत अब मुझे महसूस नहीं हो रही कि मेरी ज़रूरत है, मुझ जैसा अध्यक्ष आपको चाहिए। खैर, मेरे हिसाब से जितनी मेहनत मैंने की थी और हॉप साहब ने जिस तरह हमारी बातों को सुना, पिछले कल की बैठक बहुत सफल बैठक रही। परंतु कुछ नए लोग हमारे जो JYTs है वो हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनको संतुष्टि नहीं हुई, और हो सकता है कई लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। पर मैं कल बैठक की आपको प्रोसीडिंग्स बता दूं ताकि आपको ये सनद रहे कि मैंने क्या मांग रखी और आपका कॉपरेशन क्या रहा। देखिए, सबसे पहले मैंने JYT की पे एनोमली की बात कही। JYT की पे एनोमली का मुद्दा हम मार्च से सचिवालय में वो विचाराधीन है, और सचिवालय से किसी फाइल को निकालना आप जरा खुद आके देखिए, इतना आसान नहीं होता है। हम उसमें कई ऑब्जर्वेशंस लगी, हम एक एक करके ऑब्जर्वेशन को मैं खुद रिमूव करता हूँ। मैं लेटर ऊपर से लाता हूँ, ले जाता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पर्सनली सेक्रेटरीट में दी, और आज की डेट में वो एनोमली का मुद्दा फाइनल स्टेज पे है और उस पर जल्द ही फैसला आने वाला है, और वो हमारे हक में होने वाला है। तो कल कांगड़ा के मेरे मित्र ने तो जो जिसको बोलते हैं बड़ों के प्रति शिष्टाचार की ही सीमाएं लांघ दी। ठीक है, आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, लेकिन हम अपने काडर के लिए, मैं एक आदमी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं सारे काडर के लिए, सब लोगों के लिए, पूरे 556 बैच के लिए उत्तरदायी हूँ। और मैं विभाग की नकारात्मक शक्तियों के साथ साथ पूरे सिस्टम से लड़ रहा हूँ। और कल जो एक मित्र ने कहा कि हॉफ को तो पता ही नहीं है, हॉफ महोदय को सचमुच पता नहीं है। उनको कहाँ से पता होगा, इसीलिए तो बुलाया। उनको बने हुए कितना टाइम हुआ है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि वो सचिवालय में गई है, और हॉफ महोदय की काम करने की जिस तरह की उनकी क्षमता है और जिस तरह वो काम करा सकते हैं, हमने कल की बैठक में उनको यही कहा कि आप इसको परसू कराइए। और आपने आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। हॉफ महोदय ने बोला मैं इसको खुद, ACS साहब अभी आएंगे तो मैं खुद कराऊंगा। वो बात आपके ध्यान में नहीं। मैंने कल हॉफ महोदय से इसलिए उठाया ये मुद्दा क्योंकि उनका पुश अगर मिलेगा तो ये काम 2 दिनों के बजाय 4 दिनों के बजाय 2 में होगा, और 10 दिनों के बजाय 5 दिनों में होगा। पर उन्होंने पॉजिटिवली ये कहा कि अन्याय है JYTs के साथ और मैं करूँगा इसको। वो शायद आपने नहीं सुना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु हॉफ महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को
सुना और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द इसको सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। और मैं तो जब तक इस मुद्दे को अंत तक ना पहुंचा दूं, मैं तो मानने वाला नहीं। मैं अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आदत है काम करने की। मैं अकेला पहले भी जाता था, मैं नहीं होगा अध्यक्ष तब भी मेरे पास कोई काम बताएगा, मैं काम करूँगा। दूसरा आपको मैं बताऊँ कि मैंने कुछ मुद्दे रखे जिस पे सहमति बनी और उसको अप्रिशिएट भी किया गया। जैसे नए जो हमारे JYTs हैं उनको ट्रेनिंग देने का मुद्दा। हम चाहते थे कि हमारे सीनियर लोग ट्रेनिंग दे और सीनियर लोग उसमें ट्रेनिंग दे और सिखाए नए लोगों को कि ऑफिस प्रोसीजर कैसे होता है, क्योंकि ट्रेनिंग का जो चलन है अब ख़त्म होता जा रहा है। उस पर सबकी सहमति बनी, उसको सबने अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैंने हमेशा से अपने काडर को स्ट्रेंथन करने की बात की और हमारे लोग इतना मतलब उनका मानसिक या बौद्धिक स्तर में अब क्या बता सकता हूँ, मुझे छोटा मुंह बड़ी बात लगती है, उसमें सहयोग नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति ग्रेड 1 बनना चाहता है लेकिन क्लर्क का काम नहीं छोड़ना चाहता। कोई भी व्यक्ति फील्ड स्टाफ को हटाना चाहता है लेकिन कोर्ट में नहीं जाना चाहता। वो बोलता हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट तो अधिकारी जाएंगे। जब एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लेवल का व्यक्ति कोर्ट जा सकता है तो क्या एक सीनियर सुपरिटेंडेंट कोर्ट नहीं जा सकता? हमारे योगेश भाई है टॉलैंड में E1 ब्रांच में, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तब तक हम अपने काडर को कैसे बचाएंगे? फील्ड स्टाफ का व्यक्ति बोलता है मैं कोर्ट जहाँ भी लगाओ, मेरे को दफ्तर में लगा दो, मैं एस्टेब्लिशमेंट भी डील करूंगा, मैं अकाउंट भी डील करूंगा, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। हम लोग काम के लिए मना करते हैं। एडिशनल चार्ज देंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं जी हम तो नहीं कर सकते हैं। कल का मैं आपको वाकया बताता हूँ। मैंने अपने काडर के लिए कहा, मेरी लिस्ट में क्या था? मेरी लिस्ट में था कि हम, और मेरी पहले संजय सूद सर से बात हो गई थी, वो मेरी बात पे एग्री भी हुए और एक चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो गई है। हमारे जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनके ऊपर एक तो DFOs बिठा दिए गए जो बिल्कुल इक्वल रैंक के होते हैं। अगर देखा जाए रजिस्ट्रार और DFO में अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रार बड़ा, मेरे हिसाब से बड़ा है, ही इज हेड ऑफ ऑफिस। उसके ऊपर DFO हेडक्वार्टर। ये जो चलन है कुछ हमारे इनकम्पिटेंट जो रजिस्ट्रार थे उनकी वजह से शुरू हुआ। और इससे क्या हो रहा है कि सीनियर DFO एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, उनका काम फील्ड में है और DFO हेडक्वार्टर्स अगर कहीं लगते हैं तो उनके काम अलग होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट डील नहीं करना होता। आज की डेट में हमारी जो, मैं अब नालायकी नहीं बोलूंगा, हमारी बुद्धिमत्ता की वजह से क्या हो रहा है कि जो रजिस्ट्रार की पावर्स है वो DFO एक्सरसाइज कर रहे हैं, DFO हेडक्वार्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रजिस्ट्रार ने हैंड्स अप कर दिए। वो रजिस्ट्रार का फट्टा लगा के, रजिस्ट्रार तो ऑनर बोर्ड में लिखाना चाहते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते। मैंने हॉप महोदय से बोला था कि 2 ब्रांचें हमारी, एक जो प्लानिंग ब्रांच है वो सीधा CCF फाइनेंस को रिपोर्ट करती थी, जबकि हमारी बाकी अकाउंट और बजट जो सेक्शन है वो रजिस्ट्रार के थ्रू आता था। वो मैंने कहा कि उसको रजिस्ट्रार के थ्रू करो, तो हॉप महोदय ने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया। दूसरा मैंने कहा था जब E1, E2 और E3 3 ब्रांचें, ई का मतलब एस्टेब्लिशमेंट की ब्रांचें हैं, तो E1 की ब्रांच भी अलग सीधा जाती है और वो CCF एडमिन को ग्रेड 1 ही रिपोर्ट करता है। हमने कहा कि E1 को भी रजिस्ट्रार के थ्रू रूट किया जाना चाहिए। मैंने हॉप साहब के पास, अब आप बताइए, मैं पावर्स बढ़ा रहा हूँ, काम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देना चाहता हूँ रजिस्ट्रार को। मैंने तो रजिस्ट्रार बनना नहीं है, पर मैं रजिस्ट्रार भी हमारे कैडर का ही एक उच्च पद है और उसी कैडर से आता है जिस कैडर में हम आ जाए। कल हमारे लोग रजिस्ट्रार बनेंगे। मेरे तो जितने भी मेरे नीचे लोग हैं, मेरे ऊपर जितने भी सीनियर्स हैं वो मेरे से छोटे उम्र में, तो मैं तो कभी रजिस्ट्रार बनूंगा नहीं। मुझे तो ग्रेड 1 से ही मुक्ति, ग्रेड 1 बनने के बाद ही विभाग से रिटायरमेंट मिल जाएगी। लेकिन मेरा एक अध्यक्ष के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने काडर को मान सम्मान दिलाऊं। मैंने कहा कि E1 की जो फाइल है वो भी रजिस्ट्रार के थ्रू होनी चाहिए। हॉप महोदय ने भरी सभा में कहा कि आप पूछ लो, हमारे आपके सामने रजिस्ट्रार हैं, क्या ये E1 का काम करना चाहेंगे? तो जब रजिस्ट्रार महोदय की इस्टेब्लिशमेंट जो आज की डेट में चार्ज है उनके पास, अब मेरा, आप ये कहिए कि मैंने तो कभी हमेशा ही जब वो दिक्कत में रहे तो मेरा वो सम्मान करते रहे। आज जब हमें खुश हुए कि हमारी सीट पे उनको बिठाया गया, हम खुश हुए कि हमारा काम करेंगे, हमारी बात सुनेंगे, तो आज जब उनसे पूछा गया कि बताइए रजिस्ट्रार साहब, आप बनना चाहेंगे, आप लेना चाहेंगे E1? उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, जैसा है
वैसा चलने दो, इससे काम बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, जब हमारे रजिस्ट्रार महोदय ही ब्रांच को लेने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे क्या मैं किस मुंह पे किस मुंह से मैं ये मांग रखूं, जबकि हमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहा है। रजिस्ट्रार का जो काम होता है, रजिस्ट्रार का काम तो सिर्फ सुपरविजन करना होता है। उनके थ्रू एक ब्रांच का काम आ रहा था, उन्होंने इनकार कर दिया कि काम बढ़ जाएगा जी, प्रेशर बढ़ेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मुझे ये मांग रखनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे लगा कि मैंने ये गलत मांग की है कि मैं अपने कैडर की पोस्ट को, अपने कैडर को मैं मान सम्मान दिलाना चाहता हूँ। और हमारे लोगों ने हमारे सामने मना कर दिया। और हॉप साहब ने मेरे कान में बोला, अगर किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की तो देख लीजिएगा कि आप देख लो, आपके लोग जब नहीं करना चाहते हैं तो आप क्यों इसमें पड़े हुए। और मुझे डांट लगाई एडमिन ने कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, आप इसमें ना लो, इंटरफेयर मत करो। तो मैं बैकफुट पे आया, लेकिन मैं अपनी मांग, मुझे पता है रजिस्ट्रार का मान सम्मान मैं करता हूँ और उस पोस्ट का मुझे ये भी पता है कि वो पोस्ट कितनी बड़ी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिस तरह की बात कल रजिस्ट्रार एस्टेब्लिश महोदय ने की, इसी कारण से, मैं उनकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, और लोग भी है, इसी कारण से हमारा जो काडर है वो खत्म होता गया है। पहले बजट अफसर होते थे, राम कुमार जी के बाद बजट अफसर खत्म हुए, हमारे लोग साइलेंट रहे, उन्होंने बोला छोड़ो, रजिस्ट्रार बना दिए गए 3 रजिस्ट्रार। पहले बजट अफसर जो बजट अलॉट कर देता था वो फाइनल होता था, उसके बाद हॉप महोदय के पास जाती थी सीधी फाइल। वो फुली कॉम्पिटेंट थे और फुली ऑथोराइज थे। आज हम अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। लेकिन प्लानिंग ब्रांच का जो काम है वो राजेंद्र वर्मा जी के थ्रू आ रहा है, उन्होंने उससे हाथ पीछे नहीं खींचा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्लानिंग ब्रांच अब जो है रजिस्ट्रार बजट के थ्रू ही जाएगी, इस बात के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनके इस विचार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने उनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई और उससे वो पीछे नहीं हटे। तो जब हमारे लोग पीछे हटेंगे जिम्मेदारी से तो मुझे मेरे ख्याल से मांग नहीं रखनी चाहिए। अब इसके बाद मेरी मांग थी, अगर एक्सेप्ट हो जाता ये, जब ये काम यस करते तो मेरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, लिस्ट में मैं लिखा था कि हमारे रजिस्ट्रार्स को गाड़ियां दी जाए। मैंने वो मांग पीछे कर दी। जब हमारे लोग काम ही नहीं करना चाहते तो हम सुविधाओं की बात क्यों करें, है ना। और लोग बोलेंगे हम तो बसों में आएंगे, पैदल हमने क्या करना गाड़ियां। तो ये फर्क एक बाबू में और अधिकारी में यही फर्क है। इसलिए मैंने गाड़ियों की डिमांड नहीं की, मुझे उसके लिए क्षमा करें। मैं चाहता था, मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारा रजिस्ट्रार भी ऐसे आए जैसे एक अधिकारी आता है, ड्राइवर उनके साथ हो, गाड़ी पूल की गाड़ी नहीं, उनको रेगुलर गाड़ी लगनी चाहिए, और जगह रजिस्ट्रार को गाड़ियां हैं। तो वो मांग मैंने नहीं की, इससे आप पीछे हटे। उसके बाद लीगल की पोस्टें हमने खत्म करने की बात की कि कोई जरूरत नहीं है आरओ लीगल, बीओ लीगल की, और इसको एडमिन साहब जो हमारे दामोदर सर, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन उसमें भी फिर बताया कि आपके बाबू मुकर जाते हैं। एडमिन साहब ने चंबा का उदाहरण दिया कि चंबा में जब वो सीएफ थे तो उन्होंने जब गार्ड को भेजा, गार्ड या बीओ तैयार हो गए कि हम चले जाएंगे, लेकिन जब बाबू को बोला तो बाबू ने बोला नहीं सर, मेरे तो वाइफ बीमार है, या बोलेंगे मेरे कोई मैं तबीयत खराब होगी। और जब जबरदस्ती भेजा, अगले दिन उनका मेडिकल आ गया, वो आए नहीं। तो काम से हम इनकार करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम इनकार करते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार करते हैं तो हमारा काडर आगे कैसे बढ़ेगा, या आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर भी मैं बैकफुट में आया, लोगों ने बोला हम नहीं करेंगे काम। फिर मैंने बात की थ्रू प्रॉपर चैनल की कि जो है क्लर्क JOIT को सीनियर असिस्टेंट के थ्रू, सीनियर असिस्टेंट को सुपरडेंट के थ्रू फाइल भेजना चाहिए। उसके लिए भी तर्क आया, वहाँ पर हमारे सीनियर्स ने बताया कि नहीं जी, फिर तो प्रेशर बढ़ जाएगा काम का। इसका मतलब ये हुआ काम का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपके पास पोस्टें खाली है। आप जब एक JOIT डायरेक्ट फाइल भेजेगा, उन्होंने बोला जी JOIT अलग भेजेगा, सीनियर असिस्टेंट अलग भेजेगा। जब JOIT और सीनियर असिस्टेंट अलग अलग फाइलें डील करेगा, इंडिपेंडेंट डीलिंग करेंगे, आने वाले 2-4-5 सालों में ये महसूस किया जाएगा कि सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट और ग्रेड 1 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सेम ही काम कर रहे हैं। तो आपकी प्रमोशंस नहीं होगी जब आप महसूस नहीं कराएंगे कि सीनियर असिस्टेंट होता है। हमारे समय में सीनियर असिस्टेंट फुल फ्लैज इंचार्ज होता था, उसको क्लर्क दिया जाता था। क्लर्क या JOIT, आज की डेट में JOIT है, तो वो बोलता था कि ये मेरे को रेफरेंस लगा के दे। वो उनको डिक्टेट कराते थे सीनियर असिस्टेंट, वो चिट्ठी बनाते थे, सुपरडेंट उस चिट्ठी को ग्रेड 2 उसको सुधारता था। मैं मुख्यालयों की या सर्कलों की बात कर रहा हूँ, और ग्रेड 1 उसको
फाइनल टच दे के अधिकारी तक भेजता था। आज की डेट में क्लर्क सीधा ही रजिस्ट्रार को भेज रहा है फाइल। तो आप बताइए, नीचे के चैनल तो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। ये मैं नए लोगों को, JOITs को चेतावनी दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में अगर यही चलन आपने अपनाया और यही रहा और इस पे प्रेशर नहीं डाला तो आप लोगों की प्रमोशन पे खतरा है। हिमुडा में आप देख लीजिए, JOIT की ही पोस्टें रही, सुपरडेंट ग्रेड 2, सीनियर असिस्टेंट और सुपरडेंट ग्रेड 1 खत्म कर दिए गए और सुपरडेंट ग्रेड 1 की जगह एक्सियन बिठा दिए गए हैं। अगर आपको इसका भरोसा नहीं है तो आप पता कर लीजिए, हिमुडा की साइट पे देख लीजिए कितनी पोस्टें उन्होंने अबॉलिश कर दी। हमारा काडर अबॉलिश होने की कगार पर है। और क्योंकि मेरा जो टेन्योर है वो अब समाप्ति पे है, मेरा तो क्या, मेरे संगठन का जिसका मैं अध्यक्ष चुना गया वो समाप्ति पे है। देखिए, मैंने 3 साल बहुत सारे काम किए हैं और उन कामों की लिस्ट मैं आपको जनरल हाउस में दूंगा, लेकिन उन कामों को समेटने में भी मैं अकेला लगा हुआ हूँ। मुझ पे इल्ज़ाम लगते हैं, पैसे खा लिए, हमारे हमारे ऊपर पत्र लिखे जाते हैं, हमारे जो लिपिक महोदय पत्र लिखते हैं कि ये पैसा वापस किया जाए, ऐसा किया है, उन्होंने मेरी मदद की है, बहुत सारी चीज़ें कही। उस पर मैं अलग से बोलूँगा, स्पेशल वीडियो बनाऊँगा उस चीज़ पे, क्योंकि मुझे जवाब देना है। आप मेरे खिलाफ करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा समेटने में टाइम लग रहा है। मैं चीज़ों को वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको जवाब भी देना है। तो मैं इस महीने इस चीज़ को वाइंड अप करके, हो सकता है हम इलेक्शन इसी महीने करा दें। 99% चांसेस है, 1% हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए, क्योंकि छुट्टियां हैं दिवालियों की, 23 तक तो छुट्टियां ही हैं। तो मुझे अभी मैं कुछ पारिवारिक उसमें भी उलझा हुआ हूँ, अपनी कई परेशानियां और उलझने हैं, तो मैं इसको समेट रहा हूँ। मुझे आप समय दीजिए, मैं आपका संगठन बेदाग तरीके से अपनी जो मुझ पे आपके लांछन है, उन लांछनों का जवाब देते हुए आपके समक्ष रखूंगा। उसके बाद फैसला आपके हाथ में, मैंने कुछ गलत किया उसका जवाब आप देंगे। लेकिन मैंने भरपूर तरीके से अपना पक्ष रखना चाहा अपने काडर का, और हमारे लोगों ने भरपूर तरीके से मेरा विरोध किया। ये बात मैंने पल पल पर महसूस की है। लेकिन कल की जो बैठक है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जो अधिकारी है उन्होंने हमारी बात को पुरजोर तरीके से सुना, और कई मांगे ऐसी हुई जो मैं बड़े टाइम से उसको मनवा रहा था। आप आज की डेट में जो आपका GPF जो जाता था न 6 बेसिक से ऊपर वाला GPF कंजर्वेटर को जाता था, आपके भी जाता होगा फील्ड में। अब आज के बाद वो नहीं जाएगा, अभी नोटिफाई होने वाला है। अब आप DFO ही कॉम्पिटेंट होगा। अगर हमारा GPF है तुरंत मिलेगा वो हमें, क्योंकि अब हम कंजर्वेटर को बेचते थे, हफ्ता 10 दिन का टाइम लग जाता था। अब GPF डायरेक्ट सैंक्शन होगा। छोटी छोटी मांगे हमने हॉप साहब ने एग्री की है, और कॉलोनीज़ के लिए प्राथमिकता के आधार पर बोला है। पौंटा के दफ्तर हो या कॉलोनीज़ हो, मंडी का खलियार का मैटर हो, उन पे खलियार के मैटर पे तो कल ही हॉप महोदय ने वीडियो के फ़ोन के माध्यम से आदेश दे दिए कि इसको हफ्ते के अंदर निपटाओ, ये शिफ्ट होना चाहिए वहाँ पर जो और कॉलोनी में वहाँ रिटेनिंग वॉल के लिए भी उन्होंने बोला कि इसके लिए हम प्रपोजल जल्दी इसको सेटल करेंगे। और हाउस अलॉटमेंट के लिए में जो फील्डों में धांधलियाँ चल रही थी, आपको खुशी होगी कि हॉप महोदय ने, हमने बोला कि जो हाउस अलॉटमेंट कमेटी के थ्रू वो धांधलियाँ बंद हो। कल उन्होंने बोला कि आदेश जारी हो जाएंगे कि हाउस अलॉटमेंट के लिए कमेटीज बनेगी, कमेटी डिसाइड करेगी, DFO और कंजर्वेटर डिसाइड नहीं करेंगे, और जल्दी उसके लिए एडवाइजरी इंस्ट्रक्शंस जारी हो जाएगी। तो इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई, और साथ में ये भी हुआ कि क्लर्कों की भर्ती के लिए, मिनिस्ट्रियल कैडर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है नई प्रपोजल जल्द ही गवर्नमेंट को जाएगी। और हॉप महोदय ने मुझसे बाद में भी कहा, और वहाँ भी कहा कि हम इसको प्रपोजल को भेजेंगे और जल्द ही हम इसको अमली जमा पहनाएंगे। तो मैं आप सबसे आपका धन्यवाद करता हूँ, आग्रह करता हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं जब तक आपका अध्यक्ष हूँ, है ना, जब तक भी मैं रहूँगा तब तक मैं पुरजोर तरीके से लड़ता रहूँगा। चाहे आप साथ दें ना साथ दें, मैं आवाज़ दूंगा आपको, और मैं अपना फ़र्ज पुरजोर तरीके से निभाऊंगा, और मैं आपको एक एक पाई का, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा, और कितना पैसा मेरे पास आया, कितना मैंने खाया, कितना मैंने लूटा, सारी चीज़ें आपको दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा, इसको अहंकार मानिए, आत्मविश्वास मानिए, जितनी पेन, जितनी जितनी जलालत, जितना अपमान सहने के बाद भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर कोई दूसरा अध्यक्ष आपको
अभी जो मुझे नज़र आ रहा है विभाग में, अगर आपको मिल जाएगा मुझ की तरह, मेरी तरह, तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ, वो इतने काम अपने कार्यकाल में अगली बार करके दिखाए जितना हमने काम किया है। और जिस तरह आपने मुझे मान सम्मान दे रहे, कल एक जेओआईटी कांगड़ा के जेओआईटी महोदय ने किस किस तरह की भाषा कही, वह मेरे ग्रुप में दर्ज है। सोलन के एक मित्र कह रहे थे कि वहाँ हमें बात कहने की भी का भी अधिकार नहीं, बात वाईफाई से नहीं होती है, बात आप आके आइए ना जनरल हाउस में आइए, कल की मीटिंग में आते तो आपको पता लगता हमने क्या बात उठाई। तो इस तरह आप तिरस्कृत करते रहिए, ये हमारा ट्रेंड बन गया है। परिवारों से लेकर विभाग तक जो है छोटे बड़े का मान सम्मान रहा नहीं है। हमारे समय तो अगर बड़ा गलत भी होता था उसका हम ऑनर करते थे। हमने तो आपके लिए ही लड़ाई लड़ी है, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन जब हमारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो जी काम तो सुपरडेंट अलग करेगा, सीनियर असिस्टेंट अलग करेगा और क्लर्क अलग करेगा, और इसी तरह जो है रजिस्ट्रार महोदय कहते हैं जी नहीं, जैसा चला हुआ वैसे चलने दो, अलग इससे मेरा काम बढ़ जाएगा। वो रजिस्ट्रार तो, हमारे लोग रजिस्ट्रार तो बनना चाहते हैं, फटा लगाना चाहते हैं। अभी है नहीं वो फुल फ्लैज रजिस्ट्रार, लेकिन फटा तो सब लगाना चाहते हैं, लेकिन काम से हाथ पीछे खींचते हैं। अगर काम से आपने काम नहीं करना और मुझे बाद में सूसा में बोलते कि देख लिया आप क्यों लड़ रहे हो, जब बंदे ही आपके काम नहीं करना चाहते तो आप मांग क्यों रख रहे हो। तो ये हालत, ये फजीहत कल हमारी हुई। लेकिन फिर भी मैं अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से मैं अपने काडर को मान सम्मान दिलाना चाहता हूँ। मैंने वो किया। आने वाले समय में मैं थोड़ा संभल के, जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, संभल के काम करूँगा और ध्यान रखूँगा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। हम लोगों को सिर्फ प्रमोशन की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ प्रमोशन इस हालत में होती है आने वाले जेओआईटी या सीनियर असिस्टेंट की, या हमारा काडर ख़त्म कर दिया जाता है, ये आपको पता लग जाएगा। बहरहाल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बातें, ये तथ्य मुझे आप तक बताने थे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो मुद्दे की बात डंके की चोट पे कहता हूँ, कई बार मैं अपने से छोटे लोगों को डांट भी देता हूँ, वो इसलिए कि मैं बड़ा हूँ आपसे, बड़े हमेशा डांटते भी है। मेरा किसी के प्रति मन मुटाव नहीं है, ना मेरा किसी के प्रति निरादर की भावना है। लेकिन अगर आप भी लोग काम नहीं करना चाहते तो फिर मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ और किसके लिए डिमांड कर रहा हूँ। मुझे तो रजिस्ट्रार को गाड़ी की डिमांड करूँगा तो मुझे तो गाड़ी मिलनी नहीं है। लेकिन जब रजिस्ट्रार महोदय ये कहते हैं कि हमें, हम वैसे ही चलेंगे जैसा चल रहा है, तो बोलेंगे गाड़ी की क्या जरूरत है, इतना काम तो है नहीं, तो गाड़ी की जरूरत क्या है, क्यों मांगनी। हमारे लोग तो बोलते हैं हम पैदल आएंगे, तो आइए पैदल। अधिकारी जो है 10 कदम भी पैदल नहीं जाता है, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं। हम डिमांड चाहते हैं, मान सम्मान आपको दिलाना चाहते हैं, अपने कैडर को मान सम्मान दिलाना चाहते हैं, और आप इसके खिलाफ है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये कल की मीटिंग का थोड़ा सा मैंने आपको जो खास खास बातें थी वो बताई। बहुत सारी बातों के परिणाम आपके समक्ष आएंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मैंने कड़वा बोल दिया हो तो उसे भी आप माफ़ करें। नमस्कार।